Hello everyone, welcome back in the lecture third. Today it is our third lecture of lesson 3. Lecture number third, lesson 3, electrostatic potential. Electrostatic potential. Students, in the previous lectures we have learned about the base concept of the electric potential, right, in terms of the potential energy difference, okay, and we have also learned the potential difference in terms of the work done by the conservative forces and as well as work done by the external agents. After that, we have learned a relation, electric potential from electric field. We have derived a relation of electric potential from the electric field that we have studied. V equal to integration minus E dot dl infinitive to R. And then after that, we have studied electric potential due to a point charge and Kq by R. This is the electric potential due to a point charge. We have learned these things in the first lecture and few more conceptual numerical problems we have studied. After that, in the second lecture, we have studied generally a very important topic, electric potential due to a इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल क्या स्टडी किया था आपने? V इक्वल टू Kp cos ऑफ थीटा ओवर R स्क्वायर, ये लर्न किया था. इससे कुछ मैंने आपको दो कंडीशंस लर्न कराई थी. वैसे तो रिजल्ट कुछ और आ रहा था, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ रहा था. जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, वो कंडीशन रखी थी, तब हमारा ये जनरल एक्सप्रेशन निकल के आया था. राइट स्टूडेंट्स, तो अब हमने इसके बाद डायपोल के बाद आपको लर्न कराया था इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर बहुत सारी बातें की थी, कई सारे पॉइंट्स आपको लर्न कराए थे. टुडे वी विल लर्न रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड relation between electric potential and electric field. Right students, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. We know from the relation of electric potential and electric field, V equal to minus E dot dl. राइट स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि ये हमारे पास रिलेशन है इन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा? यहां से dv इक्वल टू के साइन हट जाएगा, वहां से माइनस E डॉट dl. क्लियर है? ये प्रीवियस रिलेशन लिया, हम यहां पर लिख देंगे वी नो दैट v इक्वल टू माइनस E डॉट dl. तो आपको ये मिला यहां से dv इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक तरीके से, dv इक्वल टू माइनस E डॉट dl. डॉट साइन को अगर आप रिप्लेस करते हो तो क्या मिलेगा हमें? dv इक्वल टू माइनस E dl cos ऑफ थीटा. क्या है यहाँ पे? cos ऑफ थीटा. डॉट हटाएंगे तो cos थीटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस E cos थीटा इंटू dl. कोई प्रॉब्लम किसी को? मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में किसी को आगे पीछे लिख सकते हो आप. यहां से dv बाई dl माइनस साइन इधर ले लें तो किसकी इक्वल हो गया? ये E cos थीटा के. ध्यान दें, क्या किया हमने? जनरली हमारे पास रिलेशन था, राइट. इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन dv इक्वल टू माइनस E डॉट dl मिला.
डॉट साइन हटा दिया, डॉट प्रोडक्ट है ये, इसको हटा देंगे, रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा ईडीएल कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है? हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन E and dl, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? थीटा। तो ये यहां पे आया निकल के माइनस डी बाई डी एल इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा इस टर्म को ध्यान देंगे आप, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीबी बाई डी एल ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज, नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिक्रीज को। वैसे डी बाई डी एल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये क्या है? डीवी बाई डी एल अगर हम ऐसे लिख दे कहीं पे डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और डी वाई ओवर डी टी लिख दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से डी बाई डी एल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा। ये समझ में आया क्या? इट मींस रेट ऑफ चेंज, इट मींस क्या है? नेगेटिव साइन और इसके साथ नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यार? इट रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। डीवी अमाउंट से पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है, कमी आ रही है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? डीएल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। दोबारा समझे, डीवी बाई डीएल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये जो डीएल था हमारे पास, अब देखो डीएल वेक्टर फॉर्म में तो नहीं रहा, वेक्टर फॉर्म में था तब तो ये डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता था। अभी क्या है? डिस्टेंस के साथ में है, पोटेंशियल में डिक्रीज है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और वो किसके बराबर है? ई कॉस ऑफ थीटा। इट मींस डीवी बाई डीएल माइनस डी बाई डीएल रिप्रेजेंट्स decrease in potential with respect to distance dl है। क्लियर? तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज हुआ है, और डीवी बाई डीएल होने पर हमें पता लग रहा है यहां से कि पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये टर्म यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है, और ये किसके इक्वल आया? ई कॉस ऑफ थीटा। जनरली अब ये यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डीवी बाई डीएल बेसिकली कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिक्रीज इन पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अभी ये स्केलर क्वांटिटी है इफ ये जो एंगल है यहां थीटा, ध्यान देना, यहां लिख लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो देन ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? देन होगा माइनस डीवी बाई डीएल इक्वल टू ई। मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है ये इसकी पोटेंशियल की डिक्रीज होने की। माइनस डी बाई डीएल क्या है? ई के इक्वल है। मैक्सिमम डिक्रीमेंट इन द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल, maximum decrease in potential with respect to dl or distance is considered as a vector quantity। मास्टर में आपको कुछ नहीं समझाया, मैंने केवल 2 पॉइंट की बात की है। पहले तो आपको ये रिलेशन ध्यान है पहले से
इससे यहां तक पहुंच के कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया कि ये टर्म बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करा रही है यहाँ पे, वो मैंने आपको सिग्निफाई कराया कि ये टर्म आपको क्या बता रही है। तो ये टर्म डी बाई डी एल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, या अब नेगेटिव साइन आ गया तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस डीएल के साथ में। डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल में, किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये किसकी इक्वल आई है, ई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर ये इसकी इक्वल आई तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट, स्केलर क्वांटिटी। अब थीटा को हमने क्या कर दिया, ये 0 डिग्री, कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, तो कॉस 0 1 हो गया, तो ये ई रह गया। और ई कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। जानते हैं हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने सभी बताया डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारा मतलब मैक्सिमम डिक्रीज इन द पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कंसीडर एज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी मैक्सिमम डिक्रीज इन द पोटेंशियल को हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। बात कुछ क्लियर हुई कि आपको क्या कहते हैं हम इसको, ग्रेडियंट। ये जो डीवी बाई डीएल है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, इस इतनी सी टर्म को। तो इस ग्रेडियंट को क्या, अब मैं यहां से, ये तो मुझे पता लग गया, या तो ग्रेड वी से लिख लो, ये जो मैक्सिमम डिक्रीज इन द पोटेंशियल है, तो यहां से एंड इट इज नोन एज ग्रेडियंट। देखो लिखा ऐसे जाएगा ग्रेड वी, ये सिंबल है इसका रिप्रेजेंटेशन का ग्रेड वी, और कहते हैं इसको ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहेंगे, ग्रेडियंट किसका है, वी का। तो अब यहां से ये ग्रेड वी लिख दो, या तो उसको सॉरी GRED ग्रेड वी, या हम इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वी। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा वी। इस टर्म को केवल मैक्सिमम डिक्रीज इन द पोटेंशियल किसके इक्वल है, डेल्टा वी के। तो वहां से देखो, सो फ्रॉम द above relation we can write, क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, देखो ये टर्म क्या थी, डेल डी के इक्वल। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। ये है रिलेशन हमारे पास, इक्वल टू डेल वी। बात क्लियर हुई। ये क्या है हमारे पास, एक रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकल के आया, वो ये आया। ये मेन है चीज, ये समझना आपको, बाकी कुछ स्टोरी नहीं थी, जनरल था। ये समझ में आया कि ये डिक्रीज इन पोटेंशियल को डिपेंड कर रहा है, इसको ग्रेड वी कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट बोला जाता है इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है ये। ठीक है, फिर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी मैक्सिमम क्वांटिटी को डी बाई डी एल को हम कहते हैं ग्रेड वी। ग्रेडियंट्स कहते हैं वैसे तो ग्रेड वी, जो ऐसे लिखा जा सकता है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ये आ गया डेल्टा वी। तो इसके ऊपर मैं डेल्टा वी रख दूं यहाँ पे, तो माइनस डेल्टा वी इक्वल टू ई हो जाएगा। माइनस को इधर ले आओगे, यहीं पर था माइनस, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का डेल्टा वी। वही मैंने रिलेशन लिखा है। अब देखो ये डेल है ना, ये डेल बोलते हैं, डेल्टा बोल रहा हूं उसको डेल। ये डेल किसकी इक्वल है, ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 3 डायमेंशनल, तो ये होगा डेल ओवर डेल एक्स आई के प्लस डेल ओवर डेल वाई जे के प्लस डेल ओवर डेल जेड के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको यहां और रिप्रेजेंटेशन दें, तो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर।
आप ये देखें कि ये पोटेंशियल है, ये स्केलर है, तो डेल्टा लगा हुआ है इसके साथ डेल, डेल की मींस क्या है, ये है सिग्निफिकेंस इसका, तो यहां से क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, माइनस डेल ओवर एल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर एल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर एल जेड के कैप और ये v। तो ये है जनरल रिलेशन हमारे पास। समझ में आया सबको? दोबारा से देखो, मैंने प्रीवियस जो रिलेशन था हमारे पास पोटेंशियल वेक्टर फील्ड वहां से लेकर के चले, वी नो दैट। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा, डॉट आप रिड्यूस करना चाहते हो, डॉट प्रोडक्ट हटा दो, cos इंट्रोड्यूस हो जाएगा। cos क्या है, सॉरी थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। cos थीटा इंट्रोड्यूस हुआ, फिर मैंने आपको इसके बारे में थ्योरी बताया, ये बेसिकली टर्म रिप्रेजेंट क्या कर रही है आपको, डिक्रीज इन द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, डिक्रीज इन द पोटेंशियल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डीएल, नेगेटिव साइन कर रहा है रिप्रेजेंट, ये तो डी बाई डीएल तो ग्रेड भी हो गया, डिक्रीज इन द पोटेंशियल हो गया, रेट ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल, नेगेटिव साइन सिंबल जो आया यहां उसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है ये वैल्यू, कोई जो भी क्वांटिटी है ये क्या हो रही है, डिक्रीज। और तो डिक्रीज कौन हो रहा है, पोटेंशियल, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डीएल के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। ये निकल के आया, थीटा की वैल्यू को जब जीरो इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, अगर थीटा जीरो हो, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं ग्रेड बी। क्या कहते हैं, ग्रेड बी मतलब ग्रेडियंट, और उसका सिंबल रिप्रेजेंटेड है ऐसे डेल वी, ये वाला। सो फ्रॉम द इस रिलेशन से इक्वल टू आ गया माइनस डेल वी, डेल की मीनिंग यहां पर ये है, डेल ये प्रेजेंट करता है यहाँ पे, ऐसे अगर हमें कहीं पे भी दे दिया जाए तो आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे वो ये होगा तरीका आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया रिलेशन यहाँ तक। ये हमारे पास एक जनरल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें थ्योरी डायरेक्टली समझना इजी नहीं है, कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो आपको चीज समझ में आती है। इस रिलेशन को जानते थे, डिफरेंशिएशन किया इसका इक्वेशन का, यहां पहुंच के यहां तक आ गई, आप इसको डिपेंड कर यहां से हटाएंगे डॉट को, कॉस की टर्म्स में आ जाएगा, कॉस की टर्म्स में आया, डीएल को मैं इधर लेके गया, ट्रांसफर किया तो ई कॉस थीटा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है, नेगेटिव साइन डिक्रीज को कर रहा है, तो ये जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में इंट्रोडक्शन किया हमने, तब हमने उसी मैक्सिमम वैल्यू को लिखा है पे ग्रेड वी, ग्रेडियंट वी। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना आप, अगर आपसे दो रिलेशन है, कब कंफ्यूजन में आते हो आप, यहाँ पे आपसे अगर ये कहा जाए ड्राइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्राइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये वाला रिलेशन ड्राइव करोगे केवल, तब ये रिलेशन नहीं पूछा आपसे, आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। अगर आपसे ये कहा जाए ड्राइव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन कहा जाए, ठीक है, पोटेंशियल पूछा जाए फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो ये है। अगर रिलेशन पूछा जाए दोनों के बीच में, तो आप इस रिलेशन को ड्राइव करें। क्लियर हो गया? कभी कभी बच्चे दोनों को समझ में बैठते हैं, भाई ये भी एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये भी एक रिलेशन है। तो ये क्या था बेसिकली कि आपके पास पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था, उससे आपने पोटेंशियल निकाला है। यहां हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक पोटेंशियल के। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो इसका कंडक्टिंग स्फीयर बोलते ही हमारे माइंड में तीन चीजें डिसाइड करने लग जाती हैं कि सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे स्फीयर से। स्फीयर्स हमारा वही बात, कंडक्टिंग स्फीयर हो तो चाहे तो वो हॉलो हो या वो सॉलिड हो, उसके लिए एक ही तरीका है और उसी वे में आप निकाल के लाएंगे, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है।
हॉलो कह देगा वो तो आप हॉलो वर्ड यूज करेंगे, अगर सॉलिड कहता है तो आप सॉलिड वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। तीसरा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोल दे, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो भी बात वही आ जाती है कि जिस तरीके से आप कंडक्टिंग का निकाल रहे हो ठीक वैसे ही निकालेंगे आप पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैंने क्लियर स्पष्ट किए सारी चीजें, क्यों? क्योंकि इन सारे केसेस में जो चार्ज है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, वो कहां रहता है? स्फीयर। दोबारा से, कंडक्टिंग स्फीयर जानते हैं आप, चाहे तो सॉलिड हो या हॉलो। मान लो ये सॉलिड है और ये हॉलो है, तो सॉलिड कंडक्टिंग है ना, तो कंडक्टर जो भी होता है उसमें चार्ज कहां जाता है? सरफेस पे। अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों क्या होगा यहाँ? जीरो। और हॉलो है तो हॉलो अंदर तो कुछ है ही नहीं, चार्ज कहां होगा? उसके सरफेस पर होगा, ठीक है। अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब नॉन कंडक्टिंग हॉलो है, कंडक्टिंग नहीं नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज हॉलो है यहाँ, तो चार्ज यहाँ रह सकता है क्या? हॉलो के अंदर नहीं रह सकता, कोई चीज है ही नहीं जिसमें वो रह सके, तो यहाँ भी चार्ज नहीं रहेगा। अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो। इन तीनों ही केसेस में E इनसाइड क्या था? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जीरो थी। वेल अवेयर हो आप। बाहर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको याद होगी, और सरफेस पे क्या थी वो भी याद होगी। नहीं है याद तो एक बार रिवाइज कर लें। E आउटसाइड क्या थी? के क्यू। अगर चार्ज क्यू लिया है हमने यहां, अगर कैपिटल क्यू ले रहे हो तो आप कैपिटल क्यू यूज करोगे। के क्यू बाई आर स्क्वायर आउटसाइड था, अगर वो सरफेस पर पहुंच जाते स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आप कर देते हो, और ई सरफेस आपको मिल जाता है, वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक। अगर अंदर आ जाते हैं आप तो Q इनसाइड क्या है? जीरो, तो E इन क्या होता है? जीरो। सभी केसेस के लिए यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हो आप, गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हो, याद है या कुछ सब कुछ साफ हो गया? ऐसे कर देते ना, सबसे पहले आप उस बारे में जनरल थ्योरी लिखते हो, फिर गॉसियन सरफेस प्लॉट करते हो, उसके बारे में रिलेशन बताते हो आप, ये रिलेशन है इसी लेकर के चलते हैं। दो इक्वेशंस बनती है फॉरएवर, उन्हीं से हम रिलेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल भी अगर बोल दिया जाए तो अपने आप में कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों में, क्योंकि स्फेरिकल सेल बोल दिया ना, शेल मतलब हॉलो हो गया, तो अंदर कुछ नहीं है। चार्ज कहां रहने वाला है? उसके सरफेस पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल मतलब हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है, हॉलो स्फीयर। बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, सभी में एक ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले मैं प्लॉट कर ले रहा हूं यहाँ पे हॉलो स्फीयर। ये कोई हॉलो स्फीयर है जिस पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सरफेस पर रहेगा। इसकी रेडियस है कैपिटल R। चार्ज कितना है? कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज है, रेडियस इसकी R है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको ड्राइव करना है, तो वही तीन सिचुएशन यहां जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, सरफेस ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल। क्लियर है? एज शोन इन फिगर, थ्योरी बता रहा हूं यहां पे। एज शोन इन फिगर, चार्ज Q is uniformly distributed on the surface of shell of radius R. We wish
to drive electric potential due to this shell. ठीक है, so here three situation occurs. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे, आप पहले नोट कर दो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल outside. Second condition, electric potential at the surface. And third condition ले लेते हैं हम यहाँ, electric potential inside the shell. क्लियर हुआ? तीन कंडीशंस होंगी. As shown in figure, charge Q is uniformly distributed on the surface of the shell of radius r. We wish to drive electric potential due to this shell. So here the three situations occurs: electric potential outside, electric potential at the surface, and electric potential inside the shell. तो ड्राइव करते हैं. तो सबसे पहले आउटसाइड द शेल. फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द शेल. As we know, V equal to minus integration E dot dl इंफिनिटी टू R. अब क्या सिचुएशन है? ये तो शेल है हमारे पास, ठीक है, तो अंदर बना देते हैं यहाँ. ये तो कोई शेल है और ये कोई पॉइंट है, इससे R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. पॉइंट P, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस है कैपिटल R. We wish to drive the electric potential at this point. तो उसके लिए आपको सबको थ्योरी पता है. कोई चार्ज आप यहाँ पे लेकर के आते हो तो वो फाइनली ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन से हम ड्राइव करेंगे. अब यहाँ ये आप आउटसाइड निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होना चाहिए आउटसाइड. जानते ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होता है? यहाँ पे लिख दो E out. As we know, E outside equal to KQ by R square. ठीक है, और ये E की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. ऑन प्लेसिंग दिस वैल्यू of E out in the above equation, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें. क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास? V इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कहां तक? ये डिस्टेंस R. E आउट कितना है? KQ बाई R स्क्वायर और ये dr. ये देखो dl था जब L की टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. तो अभी dr नोट करेंगे. आप यहाँ भी इसको dr लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर यहाँ dr यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें dr लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr है. पहले डिस्प्लेसमेंट आपने कितना लिया था? dl लिया, ले सकते हो आप उसको. ये हमारा एज्यूम्पशन था, ठीक है. कांस्टेंट टर्म को आउटसाइड ले लो और उसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो. माइनस KQ इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R. अब देखो R स्क्वायर नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, R रेज पावर -2 और ये dr. अब इंटीग्रेशन कर लो. माइनस साइन तो यहां है ही KQ. -2 पावर इंटीग्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है.
तो +1 करोगे तब भी -1 रहेगा यहाँ पे, जैसे r⁻² + 1 डिवाइड बाई दिस वन -2 + 1, तो क्या हो गया, v आ गया आपके पास माइनस के, लिमिट यहाँ पे इंफिनिटी टू r, k q माइनस एक था एक, तो माइनस यहां से आ जाएगा 1/r, लिमिट इंफिनिटी टू r। माइनस को बाहर ले लो, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो v ये आउट निकाल रहे हैं आप, आउट साइड, ठीक है, तो k q माइनस में प्लस हो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r, एक बार तो r रख दोगे और दूसरी बार में क्या रखेंगे इंफिनिटिव, तो -1/∞, तो ये 1/∞ क्या हो जाएगी टर्म 0, जब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट आ जाता है तो टर्म पूरी होल क्या हो जाती है, इट बिकम्स 0, सो v आउट इक्वल टू k/q/r, सिंपली आ गया। रिलेशन ऐसे आया जैसे कोई पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है स्फेरिकल सेल, क्यों पॉइंट चार्ज से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आया था आपके पास k/r, और सेल से भी यही ऑब्टेन्ड हुआ है आपको, क्लियर। सेकंड केस क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द surface of the shell, तो सिंपली इस केस में क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, लिमिट ही तो चेंज होनी है, बाकी कुछ चेंज नहीं होना इसमें, तो v सरफेस क्या हो गया, v सरफेस हो गया k/q/r, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, अब आप अगर ये इस तरीके से लेकर के चलते हो, थर्ड केस में देख लेते हैं, चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड, अब कैसे लिखोगे उसको, अगर ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स पहले लिखेंगे हम उसको, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू r e.dr, क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू लिखनी है आपको, तो अब हम अंदर पहुंच चुके हैं, तो अगर डायरेक्टली आप ई इनसाइड की वैल्यू लिखोगे डायरेक्टली, तो ये आपका एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल के केस में आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या करें हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हैं। देखो v इक्वल टू माइनस, एक बार तो हम सरफेस तक आ गए, कैपिटल R, यानी यहां तक आ चुके हैं, अभी अंदर नहीं गए। सिचुएशन क्या है हमारे पास, और सिचुएशन ये है, पॉइंट कहां पर आ चुका है, यहां पर है, ये डिस्टेंस R है, ये कैपिटल R है, ये स्फीयर है, और पॉइंट P यहां पर है, ठीक है। तो अब जो आप आएंगे, पहले सरफेस तक कर लिया मैंने, फिर उसको क्या कर लेंगे e.dr प्लस, अब सरफेस से यहां पर ले आओ कैपिटल R टू स्मॉल r e.dr, इस तरीके से करना होगा। दोबारा से ध्यान दें, इसको दो पार्ट्स में, अंदर के लिए दो पार्ट्स में, पहले में इनफाइनाइट से चलकर सरफेस तक पहुंचा, फिर सरफेस से इस पॉइंट पर पहुंचा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं डायरेक्टली इनसाइड जीरो रख दूंगा, यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अगर ई इनसाइड बात करो तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग के केस में चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो सेल है, सभी केस में इनसाइड क्या होती है, जीरो। मैंने भी बताया था आप सब लोगों को, तो यहां जीरो रखता तो सारा एक्सप्रेशन जीरो, पोटेंशियल जीरो, खत्म, कोई पोटेंशियल नहीं है। जब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, क्लियर। तो आप वर्क की टर्म में आया, तो जब आपने वर्क यहां तक किया तो यहां तक लाए तो जीरो थोड़ा हो गया वर्क आपका। आप यहां से ला रहे हो चार्ज को, यहां तक तो वर्क किया आपने, ये बाहर के लिए निकाल दिया एक्सप्रेशन, तो वर्क के फॉर्म में हमारा पोटेंशियल होता है।
तो यहां तक वर्क किया है तो सरफेस तक वर्क करना पड़ेगा। यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था तो आपको वर्क करना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इतने टर्म्स में, इतने भाग में, जो अंदर जितना भी आप जा रहे हो उसमें कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा और वहां वो जीरो रखना है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की वैल्यू। सारे के लिए जीरो नहीं है, यहां तक के लिए तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की, जो यहां पर रख सकते हैं, उससे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, ई इनफाइनाइट टू आर सरफेस तक मतलब आउट, और ये क्या है, इन है, इनसाइड। ये ई इनसाइड की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे। ये टर्म बची हमारे पास, ये देखो माइनस यहां था तो माइनस प्लस, ये भी इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस, या ऐसे लगा दो इस तरीके से। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी टू आर, ई आउट क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, और ये क्या होगी टर्म, जीरो, माइनस जीरो कोई मीन्स नहीं, इसको इंटीग्रेट कर लो आप। तो इंटीग्रेट करोगे देखो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन क्या आएगा, v इक्वल टू माइनस 1/r आएगा, ये माइनस 1/r, के क्यू बाहर ले लिया, मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दे रहा हूं, ये माइनस 1/r आएगा। पता है ना अभी क्या था परफॉर्म होंगे, ये रहा r स्क्वायर माइनस 2 है ना, वो r स्क्वायर ऊपर लिख दिया, r स्क्वायर माइनस 2 11 डायरेक्ट लिख दिया 1/r, माइनस 1/r, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिमिट आप पुट करेंगे यहां, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये v इन आ गया, के क्यू बाई, यहां से मैं लिमिट रख रहा हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, के क्यू बाई आर, आप रख के दे जाएंगे और रिजल्ट बताएंगे बाद में। तो क्या मिला हमें, v इन आ गया, के क्यू बाई कैपिटल आर। क्लियर हुआ क्या, सरफेस पे देखो और यहां देखो, दोनों जगह सेम रिजल्ट आया है। सरफेस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू वही है और इनसाइड भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वही है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम वर्क को कंसीडर करते हैं, कि वर्क की टर्म्स में डिफाइन होता है। तो चार्ज को जब सरफेस तक लेकर के आए आप, तो वर्क किया, और जब सरफेस से अंदर जाएंगे तो आपको कोई अपोज करने वाला फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, आपका अपोज करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है, इसलिए आपके द्वारा जो वर्क किया गया वो क्या है, जीरो। जब वर्क जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा वहां, जीरो। और हम सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से कैलकुलेट करके लेकर के आते हैं, तो हमारा इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल के लिए ये निकल गया है के क्यू बाई। दोबारा से देखें, क्लियर हुआ क्या, दोबारा से देख सकते हैं। ये तो थ्योरी है, 3 केसेस बनाए मैंने। फर्स्ट केस ये ले लिया आउटसाइड द सेल, ये हम जानते थे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड रखनी है, पॉइंट पी आउटसाइड है, बाहर है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू ये है, आपको पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो इसको फिर मैंने इंटीग्रेट किया और रिजल्ट मेरे पास आ गया वी आउट ये वाला। अब सरफेस को तो सिंपल सी बात है, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट ये आएगा, यहाँ पे सरफेस पे क्या होगा, के क्यू बाई आर कैपिटल आर। अब इनसाइड की बात करें तो इनसाइड के लिए मैंने बहुत थ्योरी आपको समझा दी है कि अंदर के लिए क्या होगा, इसको 2 पार्ट में लिख लो आप। पहले तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आ जाओ, ये आगे इन्फिनिटी से सरफेस तक कैपिटल आर, यहां तक आ गए। फिर सरफेस से इस पॉइंट पर पहुंच जाओ, मतलब कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, पूरा हो गया हमारा, इन्फिनिटी टू आर तक की बात हो गई। देखो इनफाइनाइट से कहां तक पहुंच गए हम, आर तक पहुंच गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लिख रहे हो आप वही लिखोगे, आउटसाइड वाला आउटसाइड के साथ लिखोगे, इनसाइड वाला इनसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी हमारी, ये होल टर्म जीरो बन जाएगी। ये होल टर्म जीरो हुई तो v इक्वल टू हमारे पास से आया, इंटीग्रेशन कर लेंगे सिंपली, तो v इनसाइड आ गया के क्यू बाई आर। समझ में आया सबको। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ग्राफ क्या होगा देखें। ग्राफ देखिए, y एक्सिस पर हम पोटेंशियल ले लेते हैं और x एक्सिस पर डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, 0 और ये v। क्लियर। अब हम
हम डिस्टेंस के साथ में अगर ग्राफ प्लॉट करें, पहले आउटसाइड देखो ये, तो आउटसाइड के लिए क्या है रिजल्ट, के क्यू बाई आर, के और क्यू दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, आर डिनोमिनेटर में है, तो आपको पता है कि जब भी टर्म डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आए तो हमारा कर्व्ड ग्राफ जाता है। मतलब अगर मैं सरफेस यहां ले लेता हूं, ये सरफेस हो गया, यहाँ डिस्टेंस कैपिटल आर, तो ये इस तरीके से ग्राफ जाएगा ऐसे, क्लियर। यहां तो हो गया v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, या डायरेक्टली लिखना चाहें v इक्वल टू हो गया के क्यू बाई आर, क्लियर पूरा, v आउट है ये। अब सरफेस पर और इनसाइड दोनों सेम है, तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये हो गया v सरफेस, के क्यू बाई कैपिटल आर, और ये भी हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर, क्लियर। तो यहां तक हमने नोट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ग्राफ समझ में आया सबको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट टू द सेल समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन। ठीक वैसे ही थ्योरी आने वाली है जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की आई थी, केवल लास्ट पॉइंट में डिफरेंस आएगा वहां। आपको ध्यान रखना है कि लास्ट पॉइंट ये वाला इसी तरीके से लिखना है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड जीरो नहीं होती है, उसकी कुछ वैल्यू होती है वहां, और वो वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके तब रिजल्ट आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना, तब रिजल्ट हमारा आएगा। बाकी सारी थ्योरी यहां तो सेम आएगा, सेम रिजल्ट आएंगे, लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो चेंज होगा। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बाकी सबके लिए यही केसेस है, चाहे हॉलो में कोई सा आ जाए, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, तब भी हमारा यही प्रोसेस होगा। तो तीनों के लिए तो यही है, तीन के लिए जैसे मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझाई थी आपको, वैसे ही पोटेंशियल भी सेम निकल के आएगा। लास्ट वाला जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है उसके लिए डिफरेंट है, वो हम इस तरीके से करेंगे यहाँ पे, क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहले थ्योरी में लिखूंगा नहीं इसकी, आपको ओरली बता रहा हूं। ये कोई हमारा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज कहां जाएगा, आपको पता है कि चार्ज और नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर नहीं है, तो नॉन कंडक्टर्स में मींस इंसुलेटर, इंसुलेटर में चार्ज कहां रहता है, अंदर रहेगा, वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो ये मान लो सेंटर, रेडियस इसकी ये कैपिटल आर, चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा वॉल्यूम, ठीक है, ये पॉइंट ओ सेंटर। तो इस तरीके से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इसकी आर है, चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, as shown in the figure, charge q is uniformly distributed inside the volume of the sphere of radius capital R, which is to drive the electric potential due to this non-conducting sphere. Okay, students. So here three conditions are possible: outside electric potential outside the non-conducting solid non-conducting sphere, surface, and inside. तो ये थ्योरी जनरली आप लिख लेंगे, जनरल थ्योरी यही है, आपको नोट से भी मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं टू द पॉइंट। तो अब यहां नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज की वैल्यू वो आपको निकालनी पड़ती है, या आपको यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद रखेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर हो गया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बाहर स्फीयर की निकालने जा रहे हो तो मैं एक पॉइंट यही बना देता हूं, पॉइंट बी रहा, जिसकी डिस्टेंस आर, ये पॉइंट बी है, यहां हम ड्राइव करना चाहते हैं। तो आपको पता है एज वी नो, वही सिंपली थ्योरी है, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सॉरी डी आर इंफिनिटी टू आर। अब आउटसाइड के लिए बात कर रहे हो तो ई आउट लिखना पड़ेगा यहां पे। अब वी आउट माइनस इंफिनिटी टू आर ई आउट डॉट डी आर। क्लियर? वी आउट लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, इंफिनिटी टू आर ही आ रहे हो आप, ठीक है? कहां से आ रहे हो आप? इंफिनिटी से ब्रिंग चार्ज को लाने में जो वर्क की होता है। ई आउटसाइड क्या होता है पता है क्या? ई आउट होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अभी लिखा था वही चीज है, केवल थर्ड वाला पॉइंट ध्यान रखें, वही चेंज होने वाला है। तो क्या होगा यहां पे? ई आउट के क्यू बाई आर स्क्वायर और डी आर, के की कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले आओ, माइनस के क्यू बाहर ले लिया, लिमिट्स वही है, आर स्क्वायर नीचे ऊपर ले जाओ, एक स्टेप कम हो जाएगा तो नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी पावर, और ये डी आर हो गया। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो, क्या कर दो? परफॉर्म इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दो। तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे आप तो क्या होगा? ये माइनस के क्यू आर रेज़ पावर माइनस वन, देखो ऐसे माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन लिख ही दिया मैंने पूरा, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहां पे अब देखो ये माइनस के क्यू का एटीट्यूड रख लो, सॉरी वी आउट इक्वल टू माइनस के क्यू। अब यहां पे क्या होगा? ये होगा माइनस आर रेज़ पावर माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन ओवर वन, माइनस वन वहां से मैंने यहां कर दिया है तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया। तो ये क्या हो गया? के क्यू बाई आर, वी आउट हो गया के क्यू बाई आर, राइट स्टूडेंट? वी आउट आ गया हमारे पास, क्या रिजल्ट आ गया? के क्यू बाई आर। यहां से कैसे आया रिजल्ट? आप इस तरीके से आया कि मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज को इस तरीके से, v इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये के क्यू लिमिट रखेंगे एक बार तो r और एक बार इंफिनिटिव, ये जीरो बन जाएगी यहाँ, टर्म जीरो, तो v आउट हो गया के क्यू बाई आर। इस तरीके से ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। मैंने यहाँ परफॉर्म करके भी दिखा दिया, मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, ये लिमिट्स रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? सिंपल है, जैसे अभी आपने प्रीवियस में किया था वही सेम एज इट इज, फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप था वही हमने रिपीट किया है, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं किया इसमें, एज इट इज वही डिट्टो कॉपी है, कोई सिंगल वन चेंज नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, इसमें भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल आर। सो वी सरफेस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर, ये सरफेस निकल के आ गया, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस की वैल्यू क्या है? ये निकल के आ गई यहाँ पे। अब इनसाइड वाला थर्ड पॉइंट हमारा चेंज आएगा, और उसी तरीके से जैसे अभी किया ना वैसे ही करना है आपको। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड तो V इक्वल टू वही तरीका माइनस इन्फिनिटी टू पहले आप सरफेस तक डायरेक्ट लिखना चाहो चलो E डॉट डी आर। अब इसको दो पार्ट में लिखेंगे डिवाइड करके। यहां अंदर के लिए हमेशा ध्यान रखो इस पोटेंशियल को कैसे लिखोगे, टू पार्ट्स में। तो एक बार तो सरफेस तक आ जाओ, इनफाइनाइट से सरफेस आ गए, और दूसरी बार में कहां पहुंच जाओगे आप, दूसरी बार में पहुंच जाओगे सरफेस से अंदर के लिए। और वही चीज यहां पे भी E ये आउट लिखेंगे तो बाहर हो भी आप सरफेस के लिए, और ये अंदर है तो यहां E इन लिखेंगे डी आर। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? यहां से मैंने दो पार्ट में लिखा। एक बार तो सरफेस तक पहुंच गए, सरफेस तक की लिमिट लगा दी, फिर सरफेस से अंदर पहुंच गए तो ये तो ये आउटसाइड था और ये इनसाइड है। क्लियर? जो आउटसाइड वाले में आउटसाइड की इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू रखोगे, किस केस की? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो मिल रही थी वो अंदर के लिए भी वही रखेंगे जो इसकी वैल्यूज थी। तो मैं आपको लिख रहा हूं यहां पर पहले E आउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है के क्यू बाई आर स्क्वायर। E इनसाइड क्या था? E इन था के क्यू स्मॉल आर ओवर आर क्यूब। ध्यान दो, रिवाइंड करो वहां से जो मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको सेकंड चैप्टर में आपको लर्न कराई थी गॉसेस एप्लीकेशन के अंदर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी दिस। ये मैंने लर्न कराया था, एक्सप्रेशन निकल के आया था। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां। V इक्वल टू माइनस साइन देखो, इन्फिनिटी टू आर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस कर देगा, कैपिटल आर स्मॉल आर के क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यूब डी आर। दोनों के साथ डी आर था। क्लियर? ये तो आपको सिंपली दिख भी रहा है कि ये तो हमने अभी किया था कैलकुलेट। देखो जरा वही टर्म है क्या, इन्फिनिटी टू आर, केवल स्मॉल आर जगह क्या आ गया कैपिटल आर। कोई परफॉर्म करना चाहे तो करो। V इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर ले लिया, आर को ऊपर लेके जाओ, माइनस टू इन्फिनिटी टू आर डी आर माइनस, यहां से भी कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया, लिमिट पुट, ये रही कैपिटल आर टू स्मॉल आर, यहां स्मॉल आर ऊपर है, ध्यान रखें। आर वेरी कर रहा है, कैपिटल आर वेरी नहीं करेगा। अब इसको निकालो, V इक्वल टू माइनस के क्यू। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं, पावर माइनस टू है, इंक्रीज करो तो वही रह जाएगा माइनस वन बाई आर, लिमिट इनफाइनाइट टू आर, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। अब ये क्या रह गया यहाँ पे? अब इंटीग्रेशन करोगे, एक बार प्लस की है यहाँ तो आर लिखा वन प्लस वन, एक इंक्रीज तो वन प्लस वन, लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर, गिरे करो आगे तो ये आ गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया भाई, के क्यू बाई के क्यू प्लस का हो गया। ये क्या रहा? वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। क्लियर? यहां से ये आ गया आर टू पावर टू बाई टू और स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। तो ये ना लिमिट रख दो अंदर, तो लिमिट रखेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा यहां से? सॉरी, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो इससे मिल गया इस कारण से, क्योंकि ये टर्म तो जीरो बन जाएगी, यहां से ये रिजल्ट मिल गया इतना। उसमें वो क्या बचा? के क्यू बाई आर क्यू। लिमिट्स रख दो, टू को बाहर ले लेते हैं यहाँ, टू आर क्यू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर तो ये भी आर स्क्वायर आएगा कैपिटल आर, लोअर है तो माइनस में पहुंच गया। अब इसको अंदर कर दो तो V इक्वल टू के क्यू बाई आर माइनस इसके साथ जाएगा तो के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू आर क्यू, ये माइनस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्यू।
अब देखो नीचे आर क्यूब है, ऊपर है आर स्क्वायर, 2 पावर तो प्लस की ऊपर है और 3 पावर नीचे, तो 2 कट के 1 नीचे कितनी रह जाएगी 1, तो k क्यूब बाई कितना रहेगा ये 2r, कितना रह गया 2r। अब इसका सिंपली एलसीएम ले लो और रिजल्ट आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, देखो वैसे तो इसको ऐड कर लो, ये नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, आधा है और ये 1 है, तो 1.5 हो गया, 3/2 बन जाएगा, तो अब ऐड करके या एलसीएम लेकर के कर लो। एलसीएम क्या आएगा 2r क्यूब, नीचे डिनोमिनेटर ये क्या है 2r क्यूब, एलसीएम आएगा तो यहाँ 2r स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ, k की सब में कॉमन है, v इक्वल टू k क्यूब तो कॉमन है सबसे, यह क्या आएगा 2r स्क्वायर, तो 2r क्यूब बनेगा यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला, यहाँ टर्म क्या है माइनस आर स्क्वायर, 2r क्यूब लिया आपने, k क्यूब बाहर आ चुका था, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया प्लस का, जो 2 तो था ही था, आर स्क्वायर, रिजल्ट आ गया आपके पास। अब 1r स्क्वायर ये रहा कैपिटल और 2r स्क्वायर कैपिटल ये रहे, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो v हो गया k क्यूब अपॉन 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ हमें, रिजल्ट ऑब्टेन हुआ v इक्वल टू k क्यूब बाई 2r क्यूब और ये हो गया 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहां पर है, ये अंदर है, इनसाइड है। तो इस तरीके से अभी जो एक्सप्रेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, दोबारा से देखें, वही थ्योरी है इसकी, एज शोन इन द फिगर, चार्ज q is uniformly distributed inside the solid non-conducting sphere of radius r. We wish to drag the electric potential due to this solid non-conducting sphere. So here 3 conditions occurs: electric potential outside, surface and inside. First point में निकाल देंगे electric potential outside the solid non-conducting sphere. As we know, ये आप जानते हैं रिलेशन से, as you know from the relation, v equal to this one. इस रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट वैसा ही जो अभी आपने किया है। सेकंड केस के लिए आउटसाइड, सेकंड केस आ गया आपका सरफेस, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस। ओके, सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। तो बस कुछ चेंज नहीं करना, स्मॉल आर में कैपिटल आर कर देंगे, तो ये कैपिटल आर हो गया k क्यूब बाई आर सरफेस। इनसाइड के लिए मैंने बार बार आपको कहा है कि आप डायरेक्टली नहीं करेंगे इनसाइड के केसेस को, 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए इसको, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक तो सरफेस तक आ गए आप, फिर सरफेस से उस अंदर पॉइंट तक पहुंच गए, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन बता रहा है हमारा 2 पार्ट से। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना था, ई आउट रख कर ई इन को रख के, ई आउटसाइड पता है कि वही आर स्क्वायर होता है, इनसाइड ये होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये टर्म तो कॉमन थी, कॉमन टर्म को बाहर ले लिया, k क्यू, यहाँ पे ये भी कॉमन है, r क्यू कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर ले लिया। इसमें r की पावर +2 नीचे था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाकर नेगेटिव हो गया, इसमें तो न्यूमरेटर में ही है तो प्लस का प्लस ही रहेगा पावर। इंटीग्रेशन परफॉर्म किया यहां से तो -1/r आया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/r हो जाएगा, ये आ गया k क्यू बाई r। फिर इसको देखिए, यहाँ प्लस की 1 पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगी, r 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट रख दी, 2 तो वहां ले लिया मैंने, 2r क्यू हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r स्क्वायर ये पहले, फिर लोअर माइनस का ये आ गया, एक माइनस ये चला था, इसके साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन ये माइनस के साथ आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन गया। बस इसको मैंने एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया, तो ये रिजल्ट मिला आपको, ये तीन साइड आ गया k क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने लर्न किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्यू टू शेल और ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से लर्न किया, और एक रिलेशन ड्राइव किया है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक नया कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हम लर्न करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो टोटली वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।
Okay students, so all the best, enjoy the lecture. Thank you.